अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब केस। और उसमें बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स ने थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो आज हमने सोचा कि हम सब जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब केस, हम उन सब के जो हैं वो वन बाय वन डिटेल में आंसर करेंगे। और आज का जो टाइम है वो आपका, हमारी ऑडियंस का है कि आप जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए थे, और लास्ट टाइम भी हमारी वीडियो में जो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि सर हमारे जो हैं वो क्वेश्चंस आपने एड्रेस नहीं किए, तो आज हम इंशाल्लाह वन बाय वन कंप्लीट जो हैं वो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह डिटेल में कोशिश करेंगे कि हम आपको आंसर करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से रिलेटेड जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी इवन यंग लॉयर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैसेंजर के थ्रू भी। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट वे में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करें। पहला क्वेश्चन है जी, अजहर साहब हैं कोई, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो एफआईआर है वो क्वैश हो सकती है फौरी तौर पे? जी बिल्कुल, द आंसर इज यस। क्वैशमेंट के लिए जो ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में फुलफिल होते हैं। और क्वैशमेंट में एक्चुअल जो रेमेडी अवेल की जाती है वो बेसिकली 561 ए CRPC में इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है कि वो किसी भी एफआईआर को क्वैश कर सकती है हाई कोर्ट, अगर उन्हें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर लगे कि अगर जो ऑफेंस एफआईआर में लगाया गया है उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल ना होते हों। वो कोई भी एफआईआर हो सकती है, कोई रॉबरी की, डिकेटी की, 295C की, ए की, कोई भी सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड से लग सकता है। तो अगर कोर्ट को लगेगा कि वो सेक्शन के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते तो देन वो हाई कोर्ट उसको क्वैश कर सकती है शॉर्टेस्ट वे में। नंबर टू, अगर उसके अंदर ऑफेंस की कमीशन में मेंजरिया जो है वो सामने शो नहीं होता, यानी उसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं होती, या इंटेंशनली कोई शख्स जो है वो कोई एक्ट परफॉर्म नहीं करता, तो देन जो है वो उसको फौरी तौर पे कोर्ट क्वैश कर सकती है। नंबर थर्ड ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल ना हो या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग जो है वो की जाए, तो देन जो है कोर्ट फौरी तौर पे उसको एफआईआर को जो है वो क्वैश कर देती है और उसके बाद कंप्लीट केस जो है वो ख़त्म हो जाता है आपके केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसामा साहब हैं, उन्होंने पूछा है 295C में अगर सजा होनी हो तो कौन कौन से ग्राउंड्स या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? देखिए सर, 295C अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में, 295C में टोटल 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर प्रूव करने हो प्रोसिक्यूशन ने तो उनको सजा हो सकती है। लेकिन इसके बरक्स आप ये भी माइंड में रखें कि अगर इनमें से कोई एक भी रह जाए प्रूव होने में, या प्रोसिक्यूशन उसके जो है वो एविडेंस कलेक्ट ना कर सके, तो देन उसके ऊपर जो है वो एक्विटल भी फौरी तौर पे हो जाता है, यानी आप जो है वो बरी हो सकते हैं फौरी तौर पे और आपका केस ऑफ एक्विटल भी बन सकता है। अब उसमें क्या हो सकता है, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि 295C की पहली रिक्वायरमेंट है कि कोई भी शख्स डेलिब्रेट इंटेंशन के साथ अगर कोई ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करेगा, तो देन जो है उसके ऊपर 295C लागू होती है। तो पहला ग्राउंड क्या है, देयर मस्ट बी डेलिब्रेट इंटेंशन ऑफ द पर्सन एक्यूज जो है, यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से अगर देखा जाए तो उसमें कोई डेलिब्रेशन, कोई इंटेंशन नहीं है। नंबर टू, अगर देखा जाए कि वो जो वर्ड्स या जो भी बात कर रहे हैं वो खुद अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहा है, अपने बिलीव्स के बारे में अगर बात कर रहा है, तो देन उसके ऊपर लागू होगी। नंबर थर्ड,
कि मेंजरिया जो है, बैड इंटेंशन जो है वो आपकी वो होना ज़रूरी है। फोर्थ वन ये कि जब आप कोई भी ऑफेंस कमिट करें तो उसके अंदर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपके केस को प्रूव करना होता है, अदरवाइज आपको फौरी तौर पे आपका केस ऑफ एक्विटल बन जाता है और उसमें जो भी डाउट्स क्रिएट होते हैं किसी भी एविडेंस में तो वो जो है बेसिकली प्रोसिक्यूशन के केस को खराब कर देते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है क्यूएसओ में अगर आप फॉर एग्जांपल 117 से ऑनवर्ड 130 तक 29 तक पढ़ें तो वो आपको पता चल जाता है कि कौन सा केस किसने प्रूव करना होता है। तो अगर आप उसका, मैं आपको एक लाइन में क्यूएसओ के उस सारे प्रिंसिपल्स का बताऊं तो मैं आपको कहूंगा द पर्सन हु असर्ट ही हैज टू प्रूव। तो सिंपल बात यह है कि जो असर्ट करे, जो दावा करेगा, जो एलिगेशन लगाएगा वही प्रूव करेगा। यानी अगर इंजीनियर साहब के केस में कादरी साहब ने जो है वो दावा किया है कि जी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक छोटा सा जो है वो पैच काट के वीडियो का, तो उन्होंने जो केस बनाया है ये बेसिकली मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर भी मामला जो है वो देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, बेल डिसमिसल के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? देखिए, बेल एक डिस्क्रिप्शन रेमेडी है, वो बेसिकली कोई भी शख्स जो है इनोसेंट पर्सन बिहाइंड द बार नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए ये जो है वो बेल एक रेमेडी है। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास बिल्कुल इंजीनियर साहब के पास जो है वो रेमेडीज अवेलेबल हैं। नंबर वन, फर्स्ट रेमेडी ये है कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो जजमेंट है, जो डिसीजन था, उसको चैलेंज किया जाए। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि उसको चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी तक मेरे सामने जो है वो कोई ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसी जो है वो कोई अभी तक कोई रिट नंबर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो अभी तक नहीं आई, तो लिहाजा मैं कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि उसे चैलेंज कर दिया गया है और किसने किया है। तो बेल डिसमिसल के बाद इंजीनियर साहब के पास फौरी रेमेडी ये है कि एक तो उस तरफ से काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन चैलेंज किया जाए। नंबर टू क्या हो जी, नंबर टू के अंदर जो है जो क्वाशमेंट है वो डाली जाए उन सारे ग्राउंड्स के साथ जो मैंने आपको पहले बताए और प्रीवियस वीडियोस में भी बताए, सारे एविडेंस साथ कलेक्ट करके उसको लगाया जाए साथ। और मीन वाइल जो है पोस्ट रेस्ट बेल जो है उनकी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो साथ अप्लाई की जाए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को कन्विंस किया जाए कि ये ऑफेंस के ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसमें फॉल नहीं करते, तो लिहाजा दिस इज एक्चुअली केस ऑफ डिस्चार्ज। हाउएवर हमें तो सिर्फ बेल चाहिए, तो लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो है वो बेल हो सकती है। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट मेरे नज़दीक एक लास्ट फोरम होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको बहुत टाइम लगता है बेल कराने के लिए, तो उसके लिए केस जो है वो ऑब्वियसली बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो आपको वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, तो उसके लिए इंजीनियर साहब को ज़्यादा देर तक अरेस्टेड रहना पड़ सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप फर्दर देखें, अगर हाई कोर्ट से भी खुदा ना खास्ता डिसमिस होती है तो फिर देन आप जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राब्ता करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर उसको एनालिसिस करके बेल जो है वो ग्रांट या रिफ्यूज करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 295C की एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? ये तो अंडरस्टूड बात है कि एफआईआर जब पुलिस स्टेशन में कटती है, किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो उसमें नॉर्मली सीनियर पुलिस ऑफिसर कोई एसपी रैंक का या इंस्पेक्टर रैंक का जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में सोशल मीडिया का एलिमेंट इन्वॉल्व था और उसमें कहा गया कि जी सोशल मीडिया से जो है वो हमने देखे ये रिमार्क्स या ये वो एटसेट्रा एलिगेशन साइबर नेचर का था, तो इसलिए एनसीसीआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नॉर्मली जो है वो नॉर्मल पुलिस जो है वो कोई भी कहीं से भी जो किसी भी थाने की वो ऐसे मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा जी, वैसे किसी भी सर क्रिमिनल केस को प्रूव करने का स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं? देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस को प्रूव करने का बेसिक स्टैंडर्ड है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव किया जाए। यानी अगर किसी शख्स के ऊपर एलिगेशन है कि उसने मर्डर कमिट किया है,
तो आपने प्रूव करना है वेपन के साथ, एविडेंस के साथ, फोरेंसिक के साथ, मेडिकल एनालिसिस के साथ, उसके अलावा उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके साथ, और एप्लीकेशन जो कंप्लेंट दी थी उन सब चीज़ों के दरमियान कोरोबोरेशन होना ज़रूरी है। देन आप जो है वो अगर प्रूव कर पाएंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो देन जो है वो आप साबित कर सकेंगे और फिर उसके ऊपर कन्विक्शन या एक्विटल हो सकता है। अब वो जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ्स हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होते हैं कि जो शख्स कंप्लेन कर रहा है या विटनेसेस हैं वो अगर हद लागू करानी है तो तज़कियत शहूद की डेफिनेशन में फॉल करने चाहिए। तो अब तज़कियत शहूद की डेफिनेशन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तज़कियत शहूद की डेफिनेशन में कोई भी आज के दौर में नहीं आ सकता। तो राइटियस पर्सन जो है वो होना ज़रूरी है। अच्छा जी, क्या क्रिमिनल ट्रायल शुरू होने से पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कोर्ट से बरी कराया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है एहतशाम साहब का। और इसमें हुआ ये है कि ट्रायल शुरू होने से पहले या इवन ड्यूरिंग ट्रायल आपके पास हर वक्त 265 के, अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल है 249 ए, अगर सेशन ट्रायल है तो 265 के सीआरपीसी में आप एक्विटल सीख कर सकते हैं कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, और उसके बाद जो है वो चार्जेस आर ग्राउंडलेस। तो इन दोनों बेसिस पे आप जो है फौरी तौर पे एक्विटल करा सकते हैं, और उसके अलावा डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। मैंने अपने, अगर आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो देख लें, इसी में मतलब मेरे चैनल पे जो है वो अपलोडेड है, उसमें जो है वो डिस्चार्ज के ऊपर के काइंड्स ऑफ डिस्चार्ज कौन कौन कर सकता है और किस किस स्टेज पे जो है वो किसी भी क्रिमिनल केस में डिस्चार्ज हो सकता है, तो वो भी मैंने उसमें बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस किसी और जज साहब के पास ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि जज जो है वो बाइस्ड है? बिल्कुल जनाब, अगर आप सेक्शन 526 ऑफ द सीआरपीसी जो है वो पढ़ें तो उसके अंदर कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो एक जज से दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस या स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट या स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र कराना हो 526 में, आपके पास क्लियर एविडेंस होना चाहिए कि जज की बाइसनेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नंबर 2, अगर जो है वो कोई भी जो कंप्लेनेंट है या एक्यूज किसी एक पार्टी की तरफ से वो कोई उसका रिश्तेदार या कोई भी रिलेटिव या कोई भी किसी तरीके से कनेक्टेड है, तो आपको वो कनेक्शन प्रूव करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। और उसके अलावा अगर कोई हॉस्टिलिटी या कोई मोब प्रेशर का जो है वो कोई वजह है, तो उस पर भी आप, जैसे टीएलपी जो है वो उनका प्रेशर लाहौर में या जेलम में था, तो इंजीनियर साहब का जो है वो रावलपिंडी में जो है वो केस शिफ्ट हुआ। तो इस सारे सिनेरियो में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लॉ है वो बेसिकली बहुत सारे रास्ते प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको बीइंग ए विजिलेंट लॉयर, बीइंग ए एक्यूज्ड पर्सन, और चाहे आप कोई भी पार्टी से हैं, किसी भी केस से हैं, तो आपको विजिलेंट रहना ज़रूरी है टू गेट द रेमेडीज फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये आपका जो है वो केस ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल, इसका आंसर यस है। अच्छा जी, अगर इल्ज़ामात किसी पर पर्सनल तशरीह या लेक्चर की वजह से लगाए गए हों या पर्सनल तशरीह पर बेस करते हों या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काटे गए हों, तो क्या फिर भी उसके ऊपर सज़ा हो सकती है? बिल्कुल जी, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है तलहा साहब का, कि इसमें देखें, सबसे पहली बात ये, अगर कोई भी चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काटी जाए, वीडियो में कोई भी ट्रांसक्रिप्ट थी, कोई वीडियो थी, कोई टॉक शो था, उसमें से कोई एक लाइन जो है वो काट के उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके जाया जाए, तो देन इसके अंदर मेंजरिया का जो पॉइंट है वो लैक कर जाता है, क्योंकि डेलिब्रेट इंटेंशन तो तब होगी अगर आप बाकायदा तौर पे इंटेंशनली कोई चीज़ कहें, लेकिन जब मेंजरिया लैक कर जाता है, मोटिव लैक कर जाता है, तो फिर अंडरस्टूड बात है, आप सिंपल वो पूरी वीडियो जाके जज के सामने रखें और अपने जो बाकी ग्राउंड्स हैं क्वाशमेंट के और एक्विटल के,
उनको जो है वो प्रूव करें, अपनी तरफ से साइड ऑफ स्टोरी कंप्लीट डिक्लेयर करें। तो जब ये मेंजरिया और ये जो एक्चुअल मेंजरिया है, डेलिब्रेट इंटेंशन है, या फिर फॉर एग्जांपल नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन है, लैक ऑफ एविडेंस है, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कटिंग है, यूज ऑफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन में लैकिंग्स हैं, ये सारी चीजें आप जो है वो उसके अंदर जब पुट इन करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि आपका जो है वो केस में कन्विक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ट्रायल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग सकता है? देखें, नॉर्मली कोई भी क्रिमिनल ट्रायल 1 साल से तकरीबन 3 साल नॉर्मल सा टाइम लगता है, ये हो सकता है, और ये नॉर्मल सा टाइम है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के केसेस को सॉर्ट अभी बेल शेल और बेसिक उसके ऊपर जो है वो तकरीबन 2-2.5 साल लग सकते हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान में 1 से 3 साल तकरीबन टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है जी एक और क्वेश्चन कि क्या कोई शॉर्टेस्ट वे है सर जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो है वो जमानत हो सके और फौरी तौर पे उस केस से बरी हो सके? बिल्कुल जी, 100% है। पहला मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेज पे आप, जैसे वो बेल स्टेज, जब रिमांड फिजिकल रिमांड से जुडिशियल करने लगे तो उस वक्त डिस्चार्ज हो सकता था। फिर उसके बाद 3 MPO के तहत जब उसको चैलेंज किया जाता हाई कोर्ट में तो मामला ख़त्म हो सकता था, डिटेंशन इलीगल हो सकती थी। नंबर 3, अब वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन से पहले बेल हो सकती थी। नंबर 3, अब अगर उसको शॉर्टेस्ट वे में देखा जाए तो अगर खुदा न खास्ता कोई कन्विक्शन या कोई हो सकती हो या कोई ऐसा मामला हो तो फिर उसमें होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 45 जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को डिस्क्राइब करता है कि वो पार्डन कर सकते हैं। पार्डन मतलब फुल वेव, फुल माफ कर सकते हैं, इवन डेथ सेंटेंस के केसेस में कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट मतलब कम कर सकते हैं। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 साल कैद है तो उसको 10 साल, 5 साल, 15 साल जिसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं या रिमिट कर सकते हैं उसकी पनिशमेंट को। तो ये सारे रिमिशंस वगैरह, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पर्सनल प्रेरोगेटिव होता है कि अगर आप कोई भी कन्विक्शन हो, कोई भी मामला हो तो एंड पे आप, अगर आपके पास कोई और रेमेडी ना बचे तो आप सिंपल जो है वो मर्सी पिटीशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भेजते हैं जेल से, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर पार्डन कर सकता है। ये यानी शॉर्टेस्ट वे है और लास्ट रिजॉर्ट पे जो है वो इसको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में आई पर्सनली बिलीव के क्योंकि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें काटी जा रही हैं तो कन्विक्शन के चांसेस 0% है इंशाल्लाह। इसमें कोई एज सच जो है वो कोई खुदा ना खास्ता, क्योंकि एक शख्स ने दरूद पाक से शुरू की कहानी और दरूद पाक पे जा ख़त्म की, तो इसमें मेंजरिया तो हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा इसको जो है वो मिसयूज़ किया गया बाय डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। और अभी आप देख लें कि क्या मामलात हो रहे हैं। TLP जो है वो बैन कर दी गई है, 95 प्लस जो उनके अकाउंट्स हैं वो सीज कर दिए गए हैं, फ्रीज कर लिए गए हैं, और बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो रिकवरी हुई है। बहुत सारे मदारिस को जो है वो उनके अपना फ़िलहाल सील किए गए हैं, लेकिन उनको जो है वैक्यू के अंडर दिया जा रहा है। और वैसे TLP के रिलेटेड जो न्यूज़ हैं रिगार्डिंग के TLP को बैन किया जाएगा या नहीं, और इन सारी चीज़ों को जो है वो बेसिकली अभी एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं ECP की वेबसाइट पे और वैसे भी। लेकिन वैसे जो है वो उनको TLP के जो लीडर्स हैं उनको एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल में जो है वो उनके नेम्स जो है वो प्लेस किए गए हैं। डिफरेंट FIRs हुई हैं और काफ़ी जो है वो दे आर इन ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल में हैं वो लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है, सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस से हमें क्या लेसन सीखना चाहिए? देखें, लेसन ये सीखना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इनोसेंट पर्सन, कोई भी आपकी वीडियो, कोई भी सोशल मीडिया पे की गई बात किसी भी वक्त मिसयूज़ हो सकती है। तो लिहाजा सोशल मीडिया पे बोलते हुए आप कोशिश करें कि आप ब्रीफ बोलें, तोल के बोलें, और उसके अलावा कोई भी ऐसी बात या इंसल्ट या कोई भी ऐसा
गलत बात करने से गुरेज करें, और अगर आप अच्छी बात कर भी रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो थोड़ा सा एहतियात से वर्ड्स का चुनाव करें कि कोई भी शख्स किसी भी तरफ कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आपको आपकी उस बात को किसी भी सम अदर टाइम जो है वो लाइफ में आपको आपके सामने ला के जो है वो आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, हरास कर सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से लिंक्ड हैं, चाहे वो आप डकी भाई हैं, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, चाहे वो रजब भट्ट है, चाहे वो कोई भी और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप कोशिश करें जो भी बोलें तोल के बोलें, और नेगेटिव रिमार्क्स जो है वो सोशल मीडिया से अवॉइड करें। और सोशल मीडिया सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हम सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ को मिसयूज़ करने, बहतान लगाने, नेगेटिव रिमार्क्स देने और इन सारी चीज़ों से जो है वो गुरेज करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों, इनके अलावा अगर कोई भी और जो है वो लोग जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं, या इन्हीं से रिलेटेड कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने उनको जामिया उसी में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपके कोई इसके अलावा भी क्वेश्चन हो, या आपके ख्याल में कोई और नई बात भी जो रह गई हो इसमें, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।